नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के उस अंतरिम रोक की जिसने न सिर्फ योगी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, बल्कि उन्हीं की राय पर चल रहे मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के सरकार को नोटिस भी जारी किया और उन्हें जवाब देने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खान पान की दुकानों पर दुकान के मालिक का नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था। पहले ये आदेश सिर्फ मुजफ्फरनगर जनपद में लागू था, लेकिन बाद में इसको फिर पूरे उत्तर प्रदेश प्रांत में लागू कर दिया। बिहार में भी इस तर्ज पर कई जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी इस तरह के आदेश सरकार द्वारा जारी किए गए कि वो चाहे प्रसाद विक्रेता हो या खान पान के दुकानदार अपनी प्रतिष्ठानों पर अपने नाम का उल्लेख जरूर करें। उत्तराखंड में ही इस मामले में पीछे नहीं रहा। योगी सरकार के इस मनमाने फैसले को लेकर न सिर्फ विपक्ष ने बल्कि सामाजिक संगठनों ने भी विरोध जताया था और इस आदेश को संविधान विरुद्ध बताया था, क्योंकि संविधान के तहत किसी को भी अपने पूजा पद्धति करने और अपने धर्म के अपनाने की पूर्ण छूट है। वर्षों से इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर मुसलमान वर्ग के लोग फल, चाय, पान आदि की दुकानें करते रहे हैं और संभवतः ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली जिससे कि ये कहा जाता हो कि इससे कोई परेशानी पैदा होने वाली। लेकिन योगी सरकार के एक मनमाने आदेश ने पूरी मुस्लिम बिरादरी को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। हालांकि सरकार ने सफाई दी कि ये आदेश सभी पर लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो या कुछ हो। अपने खान पान की दुकानों में निश्चित तौर पर आपको अपना नाम लिखना ही होगा। यहाँ एक प्रश्न है कि आखिर भले ही सभी के लिए ऐसा आदेश कहा जा रहा हो, लेकिन यूपी सरकार का मुख्य उद्देश्य एक धर्म और विशेष के लोगों को पहचान कराना था, जिससे कि उनका आर्थिक नुकसान कराया जा सके। संभवतः इसी बात को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। निश्चित तौर पर ये किसी की भी पहचान उजागर करना और उसे धर्म के आधार पर टारगेट करना
निश्चित तौर पर ये गलत परंपरा है, लेकिन आपने अंतर विरोधों से कमज़ोर होती हुई भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से कम अपने अंदर के लोगों से ज़्यादा लड़ रही है। संभवतः इसी अंदरूनी लड़ाई को ताकतवर बनाने के लिए या अपने विरोधी गुट को नीचा दिखाने के लिए ही इस तरह के आदेश संभवतः लाए गए होंगे। खैर, माननीय उच्चतम न्यायालय ये आदेश लाए हैं। यहाँ भी एक प्रश्न उठता है, हालांकि ये अंतरिम आदेश है और इन राज्यों को जवाब भी देना है कि आखिर वो इस तरह का आदेश क्यों लाए थे, आखिर उनका क्या उद्देश्य था। निश्चित तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय का ये निर्देश लोकतंत्र की और सामाजिक सौहार्द की रक्षा करने वाला माना जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुकानदार हो, अगर उसमें हम जात और धर्म ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पर ये सामाजिक समरसता के लिए एक खतरा ही होगा। खैर, लेकिन इस आदेश का कितना पालन हो पाएगा, क्योंकि जिन दुकानदारों ने अपनी पहचान उजागर कर दी है और बोर्ड लगा दिए हैं, क्या वो फिर से अपना बोर्ड बदलाएंगे? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में ही व्यवसाय करना है और सरकार से कोई लड़ पाया हो ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। क्योंकि भले ही इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको राहत दे दी हो कि नाम प्रदर्शित नहीं करेंगे, लेकिन माननीय न्यायालय ने ये जरूर कहा कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी, ये जरूर आपको बताना पड़ेगा। खैर, लेकिन अगर शासन चाहेगा विभिन्न लाइसेंसों, विभिन्न नुक्तों के आधार पर अगर उसे किसी धर्म विशेष के लोगों को परेशान ही करना है, तो आखिर माननीय न्यायालय इसमें क्या राहत दिलवा पाएगा? क्योंकि छोटे छोटे ठेलों पर व्यवसाय करने वाले लोगों पर खान पान के लाइसेंस नहीं है, ना ये खाद्य विभाग में पंजीकृत ही। तो निश्चित तौर पर सरकार इस लाइसेंस को लेकर भी दबाव डालेगी और छोटे दुकानदारों पर निश्चित तौर पर उनके पास इतना धन या समय नहीं होगा कि वो विभिन्न विभागों के चक्कर लगाकर उस प्रक्रिया को पूरा करें। खैर, जो सामाजिक सौहार्द की बात मैंने की, उसको लेकर एक बहुत अच्छा संदेश किया है, जिसकी सराहना सभी विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने की है। आज नीट की सुनवाई में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आईआईटी दिल्ली को एक 3 सदस्यीय टीम बनाने को कहा, जो इस बारे में फैसला करे कि कुछ प्रश्न जो हैं इनके 2 उत्तर सही हैं, तो वो करें कि आखिर कौन से उत्तर सही है, जिससे कि नंबर में वो हो। और इस मामले में कल भी सुनवाई होगी। हालांकि इस मामले को लेकर निश्चित तौर पर
सदन में भी आज जमकर राजनीति हुई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और सरकार के परीक्षा सिस्टम की आलोचना की। इस आरोप पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नाराज हुए और उन्होंने उसी तरह का प्रयास किया जिस तरह का प्रयास मोदी सरकार 10 सालों से करती रही। किसी भी असफलता का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ देना और अपनी सरकार की तारीफ किए जाना। जब माननीय शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा की कि विगत 7 वर्षों से कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, तो पूरे सदन में सेम सेम के नारे गूंजे। निश्चित तौर पर जब नीट के पेपर लीक का मामला आया था तो यही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका खंडन किया था और कहा था कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि बाद में उन्होंने ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन जिस तरह आज सदन में खड़े होकर उन्होंने झूठ बोला, उससे ऐसा लगता है कि अभी भी सरकार की मंशा नीट परीक्षा को फिर से कराने की नहीं है। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण समाचार जो मैं आपको बता दूं, हालांकि इस संबंध में मैं कल इस बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगा। नीतीश कुमार को मोदी सरकार की ओर से झटका लगा है, क्योंकि उनके वित्त राज्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया जा सकता। अब देखना ये है कि जो नीतीश और बिहार के राजनीतिक दल जो प्रमुखता से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे थे, अब वो क्या कदम उठाते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की भूर प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने इसको संज्ञान लेकर सामाजिक सौहार्द को बचाने का काम किया है। जय हिंद, जय भारत।